नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजय कुशवाहा। आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जिसकी वजह से हजारों लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आज की डेट में अगर किसी जमीन में 4 भाइयों का नाम है तो क्या एक भाई पूरी जमीन बेच सकता है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूरी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी? अगर किसी ने संयुक्त खाते की पूरी जमीन बेच दी तो क्या वह बिक्री वैध होगी? और अगर आपने ऐसी जमीन खरीद ली तो क्या बाद में आपका पैसा और जमीन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के आज मैं आप सभी लोगों को जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहला, क्या किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूरी रजिस्ट्री हो जाएगी? क्या संयुक्त खाते की पूरी जमीन बिक जाएगी? या फिर यदि आप जमीन खरीद लेते हो तो क्या आप जमीन खरीदने में फंस जाओगे? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं संयुक्त खाते की जमीन से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप जमीन खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं या परिवार में बंटवारे का विवाद है तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर और A to Z दोस्तों अपन देखते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए संयुक्त खाता क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि संयुक्त खाता किसको कहते हैं। बहुत से लोग केवल खसरे में कई लोगों का नाम देखकर कहते हैं कि संयुक्त खाता है, लेकिन कानून में इसका मतलब थोड़ा अलग है। जब एक ही जमीन पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का नाम दर्ज हो और प्रत्येक व्यक्ति उस संपत्ति में अधिकार हो, तब उस सामान्य भाषा में संयुक्त खाता या संयुक्त स्वामित्व कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक ही जमीन पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का नाम होता है तो उसको संयुक्त खाता या स्वामित्व कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले अपन संयुक्त खाता एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये हमारा संयुक्त खाता है। दोस्तों, ये हमारा खसरा नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा खसरा संख्या है दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखिए 19। और दोस्तों, हमारा यहां पे रकबा लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों, यहां पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे दोस्तों कितने व्यक्तियों का नाम दिया गया है वो देखते हैं। तो पहला व्यक्ति है दोस्तों सिया रानी पत्नी भजन लाल, जाति गोंड, पिता बडेरा, नाम कटनी मध्य प्रदेश, कटनी मध्य प्रदेश, भूस्वामी। इसका दोस्तों कितना हिस्सा है दोस्तों इस खसरे में? इसमें है दोस्तों 1/16। उसके बाद दोस्तों दूसरा भाई है, यहां पर देखिए दोस्तों सरकार सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह। इसका भी दोस्तों यहां पे कितना हिस्सा है इस जमीन पे दोस्तों? 1/16। यानी कि जमीन एक है, यहां पे देखिए जमीन एक है लेकिन उसमें वारिसदार कितने हैं? एक हो गया सिया रानी पत्नी भजन, उनका 1/16 हिस्सा है इस जमीन का। और दूसरा है सरकार सिंह पुत्र 1/16, इनका भी इस जमीन में हिस्सा है 1/16। उसके बाद देखिए दोस्तों और किसका किसका हिस्सा है। अब यहां पे देखिए दोस्तों तीसरा, तो यहां पे देखिए दोस्तों इसी खसरा नंबर में, इसी जमीन नंबर में ध्यान से देखिएगा, इसी जमीन नंबर में तीसरा व्यक्ति कौन है? ज्ञान सिंह पिता हरि सिंह, जाति गोंड। इनका कितना हिस्सा है इस जमीन में? 1/8। और चौथा भाई यहां पे देखिए रणवीर सिंह, ध्यान से देखिए रणवीर सिंह पिता हरि सिंह, इनका भी इस जमीन में दोस्तों 1/8 है। इसी को दोस्तों संयुक्त खाता या संयुक्त भूमि के दोस्तों खाता बोलते हैं, संयुक्त स्वामित्व बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला कौन है? राम सिंह है, यहाँ पे इनका भी 1/8। और नन्नी बाई वेवानंदी सिंह, इनका भी 1/8। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों कि देखिए खसरा एक है, ध्यान से देखिए खसरा यहाँ पे एक है, खसरा नंबर यहाँ पे एक है, लेकिन इस जमीन में कितने लोगों का नाम है? एक खसरा में काफी सारे लोगों का नाम है। यहाँ पे देखिए कितने लोगों का नाम है? यहाँ पे 1 2 3 4 लोग ये हो गए। और उसके बाद ध्यान से देखिए 4 ये होगा। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे 5 6। तो खसरा एक है और 6 लोगों का नाम है। इसी को दोस्तों संयुक्त खाता बोलते हैं कि एक जमीन में बहुत सारे लोगों का नाम। अब चलिए अपन आगे बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यह संयुक्त स्वामित्व कई कारणों से बन सकता है। यानी कि संयुक्त स्वामित्व यानी कि जो नाम चढ़ा है इस जमीन पे वो कई कारणों से नाम चढ़ सकता है। तो पहला कारण क्या है कि पिता की मृत्यु के बाद वारिसों का नाम दर्ज हो जाना। तो दोस्तों ये भी एक पहला कारण है कि जब पिताजी खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए पिताजी हैं वो खत्म हो गए और उनके लड़के बच्चे मान लीजिए 4 हैं, ABCD। तो दोस्तों ये जो पिताजी रहेंगे, ठीक है ना, इनकी जो दोस्तों प्रॉपर्टी रहेगी, इनके खत्म हो जाने के बाद ये चारों के नाम पे दर्ज हो जाएगी। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया दोस्तों परिवार का अभी तक बंटवारा ना होना, यानी नाम तो चढ़ा लेकिन बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए खसरे में सबका नाम दिख रहा है।
तीसरा कारण हो सकता है 2 या अधिक लोगों द्वारा मिलकर जमीन खरीदना। जब कोई व्यक्ति 2 लोग इकट्ठा मिलकर जमीन खरीदते हैं तो उनका नाम रहता है। चौथा हो गया उत्तराधिकार के कारण सभी वारिसों का नाम चढ़ जाना, जो कि मैंने अभी बताया है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक पिताजी हो गए, अब उनके भाई मान लो 4 लड़के हैं और दो लड़की हैं, तो सभी लोगों का यहाँ पे नाम चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 कारण दोस्तों संयुक्त स्वामित्व के कारण बन सकता है। उसके बाद अपन चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त खाता होने का मतलब क्या सभी बराबर मालिक हैं? पहला क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए संयुक्त खाते में नाम है तो क्या सभी बराबर मालिक हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर 4 लोगों का नाम दर्ज है खसरा में तो जरूरी नहीं कि चारों का बराबर हिस्सा हो। जैसा कि मैंने अभी आपको खसरे में दिखाया, हो सकता है किसी का आधा हिस्सा हो सकता है, किसी का 1/4 हिस्सा हो सकता है और किसी का जमीन में 8वां हिस्सा भी हो सकता है, जैसे अभी हमने खसरे में देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी चीज, इसीलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक अधिकार कितना है। जैसे अभी हमने खसरे में देखा कि एक आदमी के खाते में था 1/8 और एक आदमी के खाते में था कितना 1/16। तो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले ये देखे कि वास्तविक अधिकार किसी भी व्यक्ति का कितना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। बहुत लोग सोचते हैं मेरा भी नाम खसरे में है इसीलिए मैं पूरी ज़मीन बेच सकता हूं, और यह सोचकर कई मामलों में गलत साबित होती है। यह सोच बिल्कुल गलत तरीके से है। किसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना और पूरी संपत्ति बेचने का अधिकार होना दोनों अलग अलग बात है। देखिए आपका खसरे में नाम तो चढ़ गया है, लेकिन आप पूरी संपत्ति को अकेले नहीं बेच सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि आपका कितना हिस्सा है, कितने % है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों संयुक्त स्वामित्व कितने प्रकार का हो सकता है, यानी कि कितने तरीके का स्वामित्व हो सकता है, खसरे में कितने तरीके से नाम रहता है। तो पहला यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा परिवार की पैतृक या अविभाजित संपत्ति, यानी कि जिस संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है, अविभाजित है, पार्टीशन नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों है 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा खरीदी हुई संयुक्त संपत्ति। तो खसरे में जब 2 या 2 लोगों से अधिक लोगों का नाम हो तो दूसरा क्या कारण हो सकता है कि वो लोग जमीन को खरीदे हों। तीसरा कारण यहाँ पे हो सकता है उत्तराधिकार से मिली संयुक्त भूमि। जैसे पिताजी खत्म हो गए तो मान लीजिए 4 बेटे हैं तो चारों का नाम चढ़ गया। ये 3 कारण हो गए। इन तीनों स्थितियों में कानूनी परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। किसके खाते में कितनी जमीन बैठेगी ये भी देखना पड़ता है। क्या बिना बंटवारा की जमीन बेची जा सकती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों बिना बंटवारा के जमीन बेची नहीं जा सकती या फिर बेची जा सकती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विक्रेता का वास्तविक हिस्सा कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वह अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है या पूरी जमीन को बेच रहा है। तीसरी चीज, क्या अन्य सहभूस्वामियों की सहमति है, यानी कि वो जो जमीन बेच रहा है उसमें सहमति अन्य लोग दे रहे हैं। चौथी चीज, क्या संपत्ति का बंटवारा हुआ है या नहीं, यानी कि जिस जमीन को वो व्यक्ति बेच रहा है उस जमीन की बंटवारा हो चुकी है या नहीं। तो दोस्तों ये 4 कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे यही कारण है कि हर मामले का दोस्तों उत्तर तथ्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों जमीन में सबका अधिकार अलग अलग होता है। नाम भले खसरे में रहे लेकिन किसको कितना हिस्सा मिला है ये भी दोस्तों जरूरी रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक आसान उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि 4 भाइयों के नाम पे 8 एकड़ जमीन दर्ज है। यदि अभी भी बंटवारा नहीं हुआ है, यानी कि 8 एकड़ जमीन दर्ज है लेकिन उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कोई भी भाई यह नहीं कह सकता कि सड़क के किनारे वाली 2 एकड़ जमीन केवल उसी की है। क्यों? क्योंकि अभी तक विशेष हिस्से का अलग अलग निर्धारण यानी कि बंटवारा नहीं हुआ है। यही कारण है कि बिना बंटवारे के किसी निश्चित हिस्से की बिक्री बाद में विवाद का कारण बन सकती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 8 एकड़ जमीन है और 4 भाई हैं और अभी जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति चारों में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ये वाली जमीन बेचूंगा या फिर ये पूरी जमीन मेरे नाम पे है, ये मैं पूरा बेच सकता हूं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे समझने वाली जो बात है कि दोस्तों लोग सबसे ज्यादा कहां फंसते हैं, पहले ये समझिए। कई लोग केवल रजिस्ट्री देकर जमीन खरीद लेते हैं और ये कहीं ना कहीं सही है। रजिस्ट्री की कॉपी देखे और जमीन खरीद लिए, यहीं पे वो लोग फंस जाते हैं। वे
ये नहीं देखते। क्या चीज़ नहीं देखते? यहाँ पे देखें, संयुक्त खाता है या नहीं, ये नहीं देखते। पहली चीज, परिवार में विवाद चल रहा है या नहीं, ये नहीं देखते हैं। बंटवारा हुआ है या नहीं, इसको भी नहीं देखते। कोई मुकदमा लंबित है कोर्ट में या नहीं, इसको भी नहीं देखते। कब्जा किसके पास है, इसको भी नहीं देखते। तो आप लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, अगर आप किसी जमीन को मान लीजिए खरीद रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें देखनी तो बहुत जरूरी है कि भाई संयुक्त खाता तो नहीं है, विवाद तो नहीं चल रहा, बंटवारा हुआ है कि नहीं, कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है, और कब्जा स्वयं इसके पास है या नहीं। तो ये देखते नहीं है दोस्तों कई लोग, और दोस्तों इसके चक्कर में दोस्तों बाद में वर्षों तक मुकदमा चलते रहते हैं एक ही जमीन के, और दोस्तों केस लड़ते रहते हैं खरीदने के बाद। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये सारी चीजें को देखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, संयुक्त खाते की जमीन खरीदे से समय पहली सावधानी। तो सबसे पहली सावधानी आपको क्या रखना है, संयुक्त खाता का मतलब समझ गए हैं कि एक ही खसरे में बहुत सारे लोगों का नाम। जैसे एक खसरा मैं आपको और दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए संयुक्त खाते, ये देखिए दोस्तों एक खसरा और मैं आपको दिखा दिया संयुक्त खाते का। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे खसरा नंबर लिखा 639/1। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए इस जमीन का दोस्तों रकबा लिखा 0.044 हेक्टेयर जमीन है कृषि। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुमिया पुत्री रामदास, पता बरेड़ा, कटनी, कटनी मध्य प्रदेश, कटनी भूमि स्वामी। तो दोस्तों ये खसरा नंबर है, और इस खसरे नंबर में दोस्तों इनका नाम दर्ज है, किनका दोस्तों, यहाँ पे सुमिया का नाम दर्ज है, और इनको दोस्तों इस जमीन से हिस्सा मिला है दोस्तों 1/4। उसके बाद दूसरे में दोस्तों राम सखी वेवा रामदास है, इनका भी दोस्तों इसी खसरे में नाम दर्ज है, और इनको दोस्तों इस जमीन का पूरा हिस्से से दोस्तों इनको हिस्सा जो मिला है वो मिला है 1/4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 लोग हो गए। उसके बाद तीसरा व्यक्ति यहाँ पे आ गया बारेलाल पिता रामदास, इनको भी दोस्तों इस जमीन से, ध्यान से दीजिएगा, 1/4 हिस्सा मिला है। और उसके बाद दोस्तों कोमल पिता रामदास, इनको भी इसी जमीन से 1/4 मिला है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त खाता, यानी कि एक ही जमीन में बहुत सारे लोगों का नाम, उसी को संयुक्त खाता बोलते हैं, उसी को संयुक्त खसरा नंबर बोलते हैं, उसी को संयुक्त जमीन का नंबर बोलते हैं। मतलब कि दोस्तों जमीन एक रहेगी और एक ही जमीन पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये 4 लोग का नाम दर्ज है, तो इसको कह दिए हम स्वामित्व खाता। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि स्वामित्व खाता किसको बोलते हैं। अब चलिए अपन बढ़ते हैं वीडियो की ओर। संयुक्त खाते की जमीन खरीदते समय पहली सावधानी, यदि खसरे में कई लोगों का नाम है तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि विक्रेता पूरी जमीन बेच सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि वह किस अधिकार से बेच रहा है, क्या वह केवल अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है या पूरी जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है, यही जांच सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जमीन बेच रहा है तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि वो कितनी जमीन बेच रहा है और उसका उस जमीन में कितना हिस्सेदारी है। उसके बाद आपको क्या समझना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जो हम लोग दोस्तों समझा उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि संयुक्त खाता क्या होता है, दूसरा हमने समझा है कि संयुक्त स्वामित्व कैसे बनता है, तीसरा हमने समझा है कि सभी का हिस्सा बराबर नहीं होता, चौथी चीज हमने समझा है कि केवल नाम दर्ज हो जाने से पूरी जमीन बेचने का अधिकार नहीं मिल जाता, और पांचवी चीज हमने समझा है कि जमीन खरीदने से पहले संयुक्त खाते की स्थिति अवश्य जांचनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरीके से आपको परेशानी न उठाना पड़े। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संयुक्त खाते की जमीन एक व्यक्ति बेच सकता है, पूरी कानूनी सच्चाई। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खसरे में तो 5 लोगों का नाम है, तो क्या एक व्यक्ति उस जमीन को बेच सकता है। तो वही चीज़ दोस्तों आज मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, ठीक है ना। देखिए, क्या संयुक्त खाते की जमीन एक व्यक्ति बेच सकता है? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा जवाब दे दिया, हाँ भी और नहीं भी, मतलब जमीन बेच भी सकता है और नहीं। तो आइए मैं थोड़ा उसका विस्तार से बता देता हूं, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये कैसा जवाब है। दोस्तों कानून में हर मामले का उत्तर उसके तथ्यों पर निर्भर करता है, इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिए आप कि दोस्तों कौन सी जमीन की क्या स्थिति है और उस जमीन पे अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, पहली स्थिति, यदि वह केवल अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। मान लीजिए 4 भाइयों के नाम पर 8 एकड़ जमीन है और चारों का बराबर बराबर हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोस्तों यहाँ पे
4 भाई हैं और 8 एकड़ जमीन है और चारों का बराबर हिस्सा है। अब यदि एक भाई केवल अपने हिस्से का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो सामान्यतः कानून उसे इसकी अनुमति देती है। यानी कि दोस्तों कानून इसका अनुमति देता है, वो भाई अपनी जमीन अपने हिस्से के बेच सकता है। दूसरी चीज, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, यानी कि दूसरे का हिस्सा नहीं बेच सकता। यानी टोटल 4 भाई हैं तो और एक भाई अपनी जमीन को बेच रहा है तो वो सिर्फ एक हिस्सा बेचेगा। ये 4 भाई, ये 3 लोगों का जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा इसको वो नहीं बेच सकता। इस चीज को भी दोस्तों महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज दोस्तों, वह यह नहीं कह सकता है कि सड़क के किनारे वाली 2 एकड़ जमीन मेरी है और इसी को मैं बेच रहा हूं, जबकि अभी बंटवारा हुआ ही नहीं। जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक हिस्सा पूरे खेत में अविभाजित माना जाएगा। यानी कि 4 भाइयों में से अगर एक भाई जमीन को बेच रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा जमीन 2 एकड़ जमीन मेरी रोड किनारे है या फिर कहीं पे स्थित है। क्यों? क्योंकि उस जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ है। और जब किसी जमीन का बंटवारा ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन से भाई का किस तरफ भाग है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक खेत है, ठीक है ना, अपन ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक खेत इसका है, मनोज का, एक सुरेश का और एक मान लीजिए कि रोशन का है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा मानते हैं कि जब दोस्तों मान लीजिए एक यहाँ पे रोशन का जमीन हो गया, एक सुरेश का जमीन हो गया, एक रमेश का जमीन हो गया, एक मनोज का जमीन हो गया। अब मान लीजिए 4 भाई हैं, जब इस जमीन का बंटवारा हो जाएगा यानी कि विभाजित हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है और ये इसकी है। लेकिन इस जमीन का जब बंटवारा ही नहीं हुआ, जब पूरी एक ही जमीन है तो कैसे क्लियर होगा कि कहां पे जमीन किसकी है, ठीक है ना। वही चीज यहां पे बोल रहा है कि अविभाजित माना जाएगा जब तक बंटवारा नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यहां पे क्या रहेगी? दूसरी स्थिति है यदि वह पूरी जमीन बेच दे। अब मान लीजिए एक भाई ने पूरी 8 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दी, जबकि बाकी 3 भाइयों ने कोई सहमति नहीं दी, यानी कि वो सहमत नहीं थे इस चीज से। ऐसी स्थिति में वह बाकी 3 भाइयों के अधिकार समाप्त नहीं कर सकता, यानी कि वो सिर्फ अपना हिस्सा बेच सकता है लेकिन 3 भाइयों का बचा हुआ हिस्सा नहीं बेच सकता। उनका विक्रय उन लोगों के हिस्से पर स्वतः प्रभावी नहीं होगा। यही सिद्धांत हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी दोहराया गया है कि अविभाजित संयुक्त संपत्ति का एक सह स्वामी अपनी अविभाजित हिस्सेदारी से आगे जाकर पूरे संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण नहीं कर सकता। हस्तांतरण यानी ऐसी संपत्ति को नहीं बेच सकता जो अन्य सह स्वामियों को बाध्य करे। उसके बाद दोस्तों तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए कि क्या रजिस्ट्री हो जाएगी। बहुत लोग पूछते हैं सर अगर रजिस्ट्री हो गई तो बिक्री वैध होगी कि नहीं, यानी कि संयुक्त खाते की जमीन की रजिस्ट्री मान लीजिए हो गई तो वो वैध होगी कि नहीं। तो आइए मैं आपको उसका भी उत्तर दे देता हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, रजिस्ट्री होना और अंतिम मालिकाना अधिकार सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रार दस्तावेज का पंजीकरण करता है, लेकिन यदि विक्रेता के पास उतना अधिकार ही नहीं था जितना उसने बेच दिया तो बाद में अदालत में विवाद उठ सकता है। इसीलिए केवल रजिस्ट्री देखकर ही निश्चित नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको सिर्फ रजिस्ट्री देखकर ही निश्चित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको सब कुछ देखना चाहिए कि कितना हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों अगली चीज जो आती है, खरीदार को वास्तव में क्या मिलता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए आपने ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदी जिसका हिस्सा संयुक्त था, यानी कि बराबर वाला था, तो आपको तुरंत खेत का कोई निश्चित टुकड़ा मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए एक टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा पूरे खेत का। आपको सामान्यतः उसी व्यक्ति के अधिकार की सीमा तक अधिकार मिलेगा। और यदि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो खरीदार को भी अपने अधिकार स्पष्ट कराने के लिए आगे कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पे समझा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीद लेता है और ऐसी जमीन खरीद लेता है जो कि संयुक्त खाते की जमीन है, 5 लोगों 4 लोगों का उस खसरे में नाम है और उसी जमीन को खरीद लेता है, तो खरीदार को भी दोस्तों अपने अधिकार को स्पष्ट कराने के लिए कि मेरा कहाँ पे ये जमीन है, कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके बाद अपन देखें दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या दूसरे सह स्वामी कोर्ट जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। यदि किसी सह स्वामी ने पूरे खेत को अपना बताकर बेच दिया है और अन्य सह स्वामी अदालत में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित राहत मांग सकते हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार निषेधाज्ञा, इंजंक्शन, बंटवारे का दावा या अन्य उपयुक्त कानूनी राहत मांग सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्लॉट है, ठीक है ना, इतना बड़ा मान लीजिए प्लॉट है
और इस प्लॉट में 5 लोगों का नाम दर्ज है, टोटल 5 लोगों का नाम दर्ज है और इसमें से एक व्यक्ति जमीन बेच दे तो 4 लोग जो है भूस्वामी हैं दोस्तों, ये लोग कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला चीज देखिए, सबसे बड़ी गलती। ये चीज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों सबसे बड़ी यहीं पे गलती करते हैं और लास्ट में फंस जाते हैं। क्या होता है, गांव में अक्सर लोग कहते हैं नाम तो उसका था, उसने बेच दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। यह सोच गलत है। सबसे पहले यह देखना होगा कि उसका वास्तविक हिस्सा कितना था। यानी कि मान लीजिए कि टोटल 8 एकड़ जमीन है और 4 भाई हैं, तो 8 एकड़ यदि जमीन है और 4 भाई हैं, मान लीजिए 8 एकड़ जमीन और 4 भाई हैं, तो एक आदमी के खाते में दो एकड़ बैठेगा, राइट ना। 2 चौके 8 यानी कि 2 एकड़ एक व्यक्ति को मिलेगा तो 4 लोगों को 8 एकड़ मिल जाएगा टोटल। तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे हिस्सा देखना जरूरी है कि कितना हिस्सा है उसका जमीन में। उसके बाद अपने को क्या देखना है, इसके बाद अपने को एक चीज़ ये भी देखना है कि क्या संपत्ति संयुक्त थी, क्या बंटवारा हुआ था, क्या उसने अपनी हिस्सेदारी बेची या पूरी जमीन को बेची। यही 4 सवाल पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों संयुक्त भूमि के खाते दोस्तों में इसमें यही चीज होता है। आइए अपन एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 4 भाइयों के नाम पे 12 एकड़ मान लीजिए जमीन है। एक भाई शहर चला गया, ठीक है ना। अब बचे कितने, 3 भाई, तो उसने पूरी 12 एकड़ जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी। अब खरीदार यह कहता है कि पूरी जमीन मेरी हो गई। क्या ऐसा होगा या नहीं? बाकी 3 भाइयों के अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक भाई अकेले किसी को जमीन बेच दे और खरीदार बाद में बोले कि ये 12 एकड़ जमीन पूरी मेरी है। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सिर्फ उतनी ही जमीन रहेगी जितना उस भाई का उस जमीन में हिस्सा था। केवल अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते बाकी भाइयों के। व्यक्ति ने पूरी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। यही कारण है कि ऐसे मामलों में वर्षों तक मुकदमे चलते हैं। तो दोस्तों ये 420 का मामला जब बनता है तब चलते हैं। उसके बाद देखिए कि जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए एक सलाह। ये चीज़ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को पर्सनली सलाह दे रहा हूं, तो मेरी सलाह को सभी लोग जरूर मानिएगा यदि आप जमीन खरीदते हैं, कि यदि आपको पता चले कि खसरे में कई लोगों का नाम है, बंटवारा अभी नहीं हुआ है, परिवार में विवाद है, तो बिना पूरी जांच किए कभी भी पैसा मत दीजिए। कई लोग दोस्तों बताते नहीं हैं और कई लोग ऐसे कंडीशन में आके फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, पता करिए, आस पड़ोस से पता करिए, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड में सारी चीज़ें देखिए कितने लोगों का नाम दर्ज है कि नहीं है, और दोस्तों उससे पता कीजिए कि ये ज़मीन विवादित है कि नहीं। तो आप ये ज़मीन दोस्तों जरूर देखिए और ऐसे ही पैसा मत दीजिए, पहले आप देख लीजिए तब दीजिए। ये मेरा दोस्तों पर्सनल आप लोगों के लिए सलाह है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले सभी दस्तावेज को देखना है जो मैंने अभी बोला। जरूरत पड़े तो किसी अनुभवी अधिवक्ता, यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी जमीन से संबंधित अनुभवी अधिवक्ता से कानूनी राय लीजिए। मुझसे भी दोस्तों राय ले सकते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके। एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर का मुकदमा दोस्तों बना सकती है, इसलिए आपको दोस्तों सतर्कता से काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अब दोस्तों आज हमने पूरी वीडियो में क्या समझा वो थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। सहस्वामी सामान्यतः अपनी अविभाजित हिस्सेदारी का हस्तांतरण कर सकता है। वह पूरे संयुक्त खेत को अकेले बेचकर अन्य सह स्वामियों के अधिकार समाप्त नहीं कर सकता। केवल रजिस्ट्री हो जाने से हर विवाद समाप्त नहीं हो जाता है। खरीदार को भी उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने विक्रेता के पास विधिक रूप से थे। संयुक्त संपत्ति खरीदते समय पूरी जांच अत्यंत आवश्यक करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये होती है संयुक्त भूमि, और कैसे संयुक्त भूमि होती है, किसको कहते हैं, उम्मीद करता हूं आज आप जान गए होंगे। मेरी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जमीन से संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे दोस्तों कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।